नाम है इंद्रवनी सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। जैसे कि अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल के दिनों में, हाल फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले 2 से 3 दिनों में न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे होंगे या फिर न्यूज को देख रहे होंगे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया को भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो आपको ये नाम देखने को मिल रहा होगा बहुत ही प्रमुखता से। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये टर्म G20, जो कि आने वाले दिनों में G21 होने वाला है। ऐसे में आपको एक एडेड इंफॉर्मेशन दे दूं कि G20 में कितने कंट्री हैं, तो आप पूछेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि G20 में कितने कंट्री हैं, तो आप बताएंगे कि टोटल 20 देशों का यह समूह है। लेकिन ऐसी बात नहीं, इसमें सिर्फ 19 कंट्री हैं और 20वां कौन है? यूरोपियन यूनियन। उसी तरीके से जब G21 हो जाएगा तो यहाँ भी कंट्रीज की संख्या रहेगी 19 और इसमें 2 यूनियन जुड़ जाएंगे। पहले से यूरोपियन यूनियन तो उसका पार्ट है ही, इसी के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट हो जाएगा, मतलब ये AU और EU। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लेटेस्ट मेंबर है कौन है G20 का? अफ्रीकन यूनियन। तो आखिर अफ्रीकन यूनियन काफी न्यूज में है, बहुत चर्चा है। मोदी जी ने खुद, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद ऐलान किया कि हम सभी के सहमति के साथ अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाते हैं, और उन्होंने खड़ा होकर उनका इस्तकबाल किया और उनको अपनी कुर्सी तक दी। इतना जबरदस्त जेस्चर दिखाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसी के साथ साथ ये चर्चा का विषय बना हुआ है, हॉट केक बना हुआ है, हॉट टॉपिक बना हुआ है। सारे न्यूज चैनल्स, अलग अलग न्यूज पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जो कि शायद अभी तक आपको नहीं मिली होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये AU है क्या, अफ्रीकन यूनियन है क्या। तो अफ्रीकन यूनियन जो है 55 मेंबर कंट्रीज का एक समूह है, जो कि कहां पे? अफ्रीकन कंटिनेंट का हिस्सा है। अब हम समझते हैं कि अफ्रीका एक कंटिनेंट है, जैसे कि आपको पता है कि जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अमेरिका, जो जितने सारे कंटिनेंट हैं, उसमें से अफ्रीका एक और कंटिनेंट है, जिसमें कुल मिला के 55 कंट्री हैं जो कि AU के सदस्य हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, 9 जुलाई 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके साथ ही साथ ऐसी बात नहीं कि अफ्रीका में इससे पहले कोई एसोसिएशन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि इन 55 कंट्रीज को एक साथ एसोसिएट करके रख सके। इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो कि किसी वजह से फेल हो गई, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाई। उसके जगह पे अफ्रीकन यूनियन को लाया गया। तो अफ्रीकन यूनियन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ये वर्ड पे आप ध्यान दें कि यूनिटी का क्या मतलब होता है बाद में समझेंगे। यूनिटी का मतलब तो आप समझ रहे हो, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी क्यों नाम रखा गया, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इसको कब स्टार्ट किया गया था। 1963 में स्टार्ट किया गया था और इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे था? अदीस अबाबा में, जो कि इथियोपिया की कंट्री है। इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, कहां पे है? अदीस अबाबा। इसका काम क्या था? इसका काम बाद में समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि आखिर इसमें टोटल कितना इसका पॉपुलेशन है, इसकी कितनी जीडीपी है। तो आप देख सकते हैं इसकी जीडीपी है $3 ट्रिलियन, जो कि इंडिया के जीडीपी के बराबर है लगभग। हम भी $3 ट्रिलियन के आसपास है। और 1.4 बिलियन यहाँ पे यहाँ की जनसंख्या है, इतने लोग रहते हैं इस कंटिनेंट में, इस अफ्रीकन यूनियन में। अब आप इस चीज को समझिए कि $3 ट्रिलियन इसकी जीडीपी है, तो गरीबी कितना ज्यादा होगी यहाँ पे। आइए समझते हैं Why was the AU formed? आखिर इसके बनने के पीछे की कहानी क्या है, ये क्यों बना, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता है कि OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जब ये बना था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था उन सारे कंट्रीज को डीकोलोनाइज करना जो कि अपने अपने यूरोपियन जो पावर्स के साथ कॉलोनाइज थे। देखिए, कॉलोनाइजेशन का जो दंश है सिर्फ हम लोगों ने नहीं झेला है, सिर्फ एशियन कंट्री ने ही नहीं झेला है, बल्कि इसी के साथ साथ अफ्रीकन कंट्री ने भी इस दर्द को झेला है और उनके भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ है, उनका भी रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। तो वैसे सिचुएशन को डील करने के लिए जो देश आजाद हो चुके थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने सारे अफ्रीकन कंटिनेंट के सारे कंट्रीज को क्या कराएंगे? लिबरेट कराएंगे। किससे लिबरेट कराएंगे? लिबरेट कराएंगे कॉलोनियल पावर से। तो इसी के साथ साथ अलग अलग डिप्लोमेटिक सपोर्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट से क्या कराया गया? लिबरेट कराया गया और इस मूवमेंट को चलाया गया पूरे के पूरे अफ्रीका में।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी क्या करता है, पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करता था उन दिनों 2001 से पहले। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 2002 से पहले 2002 तक इसको क्या बोलते थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के नाम से हम इसको जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। चलिए, तो ये इनका काम था, लेकिन मिड 1990s में क्या हुआ कि अपने गोल पे बेसिकली इसका फोकस क्या था, इसका फोकस इस चीज पे था कि हम बस डीकोलोनाइज्ड कराएंगे अपने अफ्रीकन जो हमारे और भी जो देश बच चुके हैं उनको हम कॉलोनियल पावर से आजादी दिलाएंगे। जब एक करके सारे कॉलोनियल पावर से मुक्त हो गए तब उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं बचा, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया कि मृत प्राय हो गई ये संस्था। तो उसके लिए सोचा गया कि अब कुछ नई चीज बनाई जाए, तब जन्म होता है किसका, एयू का। तो आखिर ऑब्जेक्टिव क्या रहा एयू का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका फोकस यह था कि हम यूनिटी और भाईचारे पे हम जोर दें अफ्रीकन कंट्रीज के बीच, जितने भी 55 कंट्रीज हैं उन सब पे क्या दें, हम भाईचारे पे जोर दें। उसी के साथ साथ हम एक्सेलरेट करें किसकी, एक प्रक्रिया की, कौन सी प्रक्रिया की, पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक पहलू को जोड़ने का काम करें और ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि सारे अफ्रीकन कंट्री एक साथ कनेक्टेड हो सके और अपने जो छोटे मोटे इश्यूज हैं उससे बाहर निकल के एक लार्जर गोल की तरफ अपना फोकस करें। इसने एड्रेस किया किस चीज को, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो कि अफ्रीकन नेशन में व्याप्त थे। इसी के साथ साथ इसने क्या प्रमोट किया, पीस, स्टेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है कि आप हमेशा सुनते आते होंगे कि इसमें से बहुत से ऐसी भी कंट्रीज है जो कि एक फेल्ड स्टेट के रूप में हम उसको जानते हैं। फेल्ड स्टेट के रूप में क्यों जानते हैं, क्योंकि वहां पे एनार्की है, वहां की गवर्नमेंट जो है काम करने लायक बची नहीं। जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज है, सोमालिया को तो बोला ही जाता है कि फेल्ड स्टेट है क्योंकि वहां पे पायरेसी बहुत ज्यादा होती है। आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी भी देखी होगी, किस तरीके से पायरेसी होती है। लोग जो कार्गो शिप जाती है वहां के जो यंगस्टर्स होते हैं उसको किडनैप कर लेते हैं, हाईजेक कर लेते हैं, फिर उसके बदले में क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं उसको छोड़ने के लिए। तो इस तरह की चीजों को बचने के लिए अफ्रीकन यूनियन काम कर रहा है, उससे बचाने के लिए अपने मेंबर कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि लेफ्ट मतलब कि वेस्ट, ईस्ट और साउथ से वो क्या है, कनेक्टेड है ओशियन से, और उसके ऊपर भी उसके बहुत सारे मेडिटेरियन से और बहुत सारे ओशियन से हैं। तो वहां पे से भी जो खतरा है उसको, उस खतरे को से बचाने का ये काम करता है। इसी के साथ साथ प्रमोट करता है किस चीज को, ह्यूमन राइट्स को, और आल्सो द इनका एक एजेंडा है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है अफ्रीकन यूनियन का। आगे बढ़ते हैं, आज अब तक के इसके अचीवमेंट्स क्या रहे, इसके अचीवमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अफ्रीका जो है इसने बहुत सारे गवर्नमेंट को हेल्प किया है टेररिज्म, मतलब कि पूरे अफ्रीका में टेररिज्म से प्रोटेक्ट करने का क्या किया अफ्रीकन यूनियन ने, बहुत ही गवर्नमेंट को इनिशिएटिव दिए हैं, बहुत ही हेल्प की अलग अलग गवर्नमेंट्स को। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, नॉर्दर्न मोजाम्बिक को भी इसने क्या किया था, मदद किया था। उसके साथ साथ जो वायलेंस है कंट्री के अंदर, जो आपसी मतभेद है उसको भी सुलझाने में उसने मदद करी। जैसे कि कुछ ऐसे कंट्री, जैसे कि सोमालिया का नाम मैंने लिया, साउथ सुडान, बुरांडी, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जो है, रिपब्लिक ऑफ कांगोज, ये सब कुछ, सुडान, साउथ सुडान के मैंने नाम लिया, माली, ये सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि हमेशा या तो यहाँ पे सिविल वॉर होते रहता है, या तो यहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, सरकारें तख्ता पलट देखने को मिलता है। इसी के साथ अभी आपने देखा हो कि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या हुआ है कि पूरी की पूरी सरकार को ही सेना ने अपनी उसके पद से हटा दिया है। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए भी इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए हैं। इसी के साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया घोषित किया गया। जितना भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज है वो सारे के सारे फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत आते हैं, इसका क्या कहने का मतलब हो गया, इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो नो टैरिफ एंड नो बैरियर्स, मतलब कि बिजनेस करने की जितने भी आपको सहूलियतें हो सकती है वो प्रोवाइड कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ ये कब इफेक्ट में आया था, 2021 में इन लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एरिया घोषित कर देंगे पूरे के पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट को। एक कंट्री दूसरे कंट्री से इजिली ट्रेड कर सकती है और उसके बदले में कोई बैरियर्स नहीं देने होंगे। तो जैसे कि आपको पता है बहुत से जियो पॉलिटिकल लोगों ने भी कहा है कि अगर आप
इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करते हो ना, तो आप पॉलिटिकली भी बहुत अपने आप को मजबूत पाते हो और सोशली तो पाते ही पाते हो। अमेरिका की इतनी इज्जत क्यों है? अमेरिका की इज्जत इसलिए है क्योंकि उसके पास वो इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अब इंडिया, आपने G20 में देखा होगा, इंडिया क्या डंका बज रहा है हर जगह पे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया धीरे धीरे करके इकोनॉमिकली एक सुपर पावर की तरफ बनता जा रहा है। अभी हम 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है, वो दिन दूर नहीं जब हम जर्मनी को पछाड़कर चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि 2050 तक इंडिया या तो दूसरी नहीं तो पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी दुनिया की, अमेरिका और चाइना को पछाड़ते हुए। तो ये तो खैर बात थी। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तभी आप सोशली और पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होंगे और जियोपॉलिटिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो इस चीज को समझते हुए अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया है कि एक अचीवमेंट के रूप में माना जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसने क्या किया है, पूरे अफ्रीका को एक फ्री ट्रेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया। बाकी टेररिज्म से लड़ना भी एक अचीवमेंट है। बहुत से जगहों पे इसने डिप्लोमेटिक तरीके से टेररिज्म को खत्म किया, नेस्तनाबूद किया है। और इसने क्या किया है कि इंटर गवर्नमेंटल, इसने जो एक डायलॉग एस्टेब्लिश किया, बातचीत एस्टेब्लिश किया, इसके लिए इसको भी एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे जब हम बात G20 की मीटिंग की कर रहे थे तो G20 मीटिंग में एक और बात निकल कर सामने आई कि भारत में जो कि बाली में, इससे पहले इंडोनेशिया में जो मीटिंग हुई थी G20 की, उसमें बाली में जो कंसेंसस नहीं बन पाया था रूस और यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन वॉर पे, इंडिया ने बना ली है। ये नरेंद्र मोदी और हमारे देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक माना जा रहा है कि हम लोगों ने इसको करके दिखाया, जो कि इंडोनेशिया में नहीं हो पाया था। इससे पहले जो G20 की मीटिंग हुई थी, अगली मीटिंग ब्राजील में होने वाली है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है हमारे देश का कि हमने डिप्लोमेटिकली एक ऐसा काम करके दिखाया जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा था। मतलब एक डिक्लेरेशन, जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में अभी मैम ने एक लाइव में बताया भी आपको, आप चाहें तो उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको G20 से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकल कर आया उसमें ये हुआ है कि अब एक कंसेंसस बन गया है रशिया यूक्रेन वॉर पे, जो कि भारत ने अपने, जिसको बोलते हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स में, एक डिप्लोमेसी की दुनिया में एक अलग ही आयाम खोल दिए हैं, जो कि उसने अपने दोनों गोल्स को एक तीर से दो शिकार किए हैं। दोनों गोल्स को अचीव कर लिए, इधर वेस्ट को भी शांत करा दिया, इधर रशिया को भी शांत करा दिया। तो एक भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तो ये था एयू के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।